आज सुनिए हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कवयित्री और कथाकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई एक कहानी ब्याहा। तो शुरू करें कहानी ब्याहा। जबलपुर से आजमगढ़, 1.5 दर्जे का जनाना डिब्बा और पूरे डिब्बे में अकेली मैं। डाक गाड़ी हवा में उड़ती चली जा रही थी और मेरे दिमाग में रह रहकर एक ही बात चक्कर काट रही थी कि जब जब मैं बच्ची को लेकर चलती हूँ डिब्बे में तिल रखने की जगह नहीं होती, और आज जब मैं बिल्कुल अकेली हूँ तो डिब्बे भर में यात्रा करने वाली एक भी स्त्री नहीं। साथ में ना तो कोई पुस्तक थी और ना अखबार। मुझे अकेलापन अखरने लगा। बच्ची साथ होती तो वो इस बेंच से उस बेंच, इस खिड़की से उस खिड़की, डिब्बे भर में दौड़ लगाती और उसे संभाल कर रखने में मैं इतनी व्यस्त रहती कि ना तो पुस्तक का ही अभाव खटकता और ना किसी सहयात्री का। जबलपुर से चलकर गाड़ी कटनी में रुकी। दूसरे डिब्बे में कई यात्री चढ़े और कई उतरे, पर इस जनाने इंटर में कोई परिवर्तन न हुआ। मैं जबलपुर से जैसे अकेली चली थी वैसे ही कटनी से भी चली। डाक गाड़ी फिर हवा से बातें करने लगी। सतना आया। ट्रेन की गति कुछ धीमी पड़ी और मैं उठकर खिड़की के पास बैठ गई। देखा एक छोटा सा बच्चा, लड़की या लड़का, प्लेटफॉर्म पर दौड़ा चला आ रहा है। उसके हाथों में एक छोटी सी पीतल की थाली थी। थाली में एक छोटी सी कटोरी, एक गिलास, सबको आरती उतारने की मुद्रा में पकड़े वो दौड़ रहा था। ट्रेन रुकी और वो बच्चा भी रुक गया, ठीक मेरे डिब्बे के सामने। तभी मैंने देखा एक कांस्टेबल और 2-3 स्टेशन के कर्मचारी आपस में उस बच्चे के विषय में कुछ कह रहे थे। बच्चा उन्हीं के पास खड़ा था। जाने क्या सोच विचार कर वो कांस्टेबल बच्चे को लाया और दरवाज़ा खोलकर डिब्बे में बैठा दिया। बच्चे को बैठालने के बाद वो मुझसे विनय भरे स्वर में बोला, बहन आप ज़रा इस लड़की को इलाहाबाद में उतार देना। आज कई दिनों से ये हर गाड़ी पर दौड़ती आती है, कहती है कि इलाहाबाद जाऊंगी। मैंने पूछा, पर ये किसकी है बच्ची? ये तो मैं भी नहीं जानता, कांस्टेबल ने कहा, पर इसे इलाहाबाद जाना ज़रूरी है। कई दिनों से कह रही है और गाड़ी के पास दौड़ कर आती है। मैं और कुछ पूछूं कि सीटी हो गई और ट्रेन चल पड़ी। मैंने सोचा कि ये भी एक मुसीबत ही है। ट्रेन इलाहाबाद 11 बजे के करीब पहुंचती है। आज 1 घंटे पीछे जा रही है तो 12 के पहले क्या पहुंचेगी? और इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते ये सो गई तो क्या इसे कोई लेने आएगा? कोई ना आया तो मैं इसे किसे सौंपूंगी? एक साथ ही बहुत से प्रश्न मेरे मन में उठे, पर ट्रेन चल चुकी थी और मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। अब मैंने मुड़कर उस बच्ची की ओर देखा। वो बेंच पर न बैठकर नीचे एक कोने में सिमट कर बैठी थी। सामने थाली थी और थाली में वही कटोरी और गिलास। देखने में 5-6 साल से अधिक की न जान पड़ती थी। मुमकिन है इससे कुछ ज़्यादा भी हो, पर थी बिल्कुल ही बच्ची। कमर से नीचे आधी जांघ तक एक मटमैला सा कपड़ा लपेटे थी और कपड़ों के नाम से कुछ भी नहीं था। सिर के बाल लड़कों की तरह मशीन से कटे हुए थे। चेहरे पर विषाद की गहरी छाप थी और आंखों में एक प्रकार की करुणा मिश्रित गंभीरता। मानो इस छोटे से जीवन में ही उन आंखों ने इतना कुछ देख लिया है कि अब कुछ देखना शेष नहीं रह गया। बच्चे स्वभाव से ही चंचल होते हैं, पर इस बच्ची की चंचलता जैसे उसके दुखों के भार से दबसी गई थी। मेरी बच्ची और इस बच्ची में कितना अंतर था। ये गढ़ी हुई मूर्ति की तरह शांत और स्थिर बैठी थी। डाक गाड़ी उसी पूर्ण वेग के साथ दौड़ रही थी। पेड़, नदी, नाले, झाड़ियाँ, हरे भरे खेत, मैदान और पहाड़ सभी विपरीत दिशा में भागते हुए दिखाई देते थे, पर वो एक तपस्वी की तरह शांत और मौन बैठी थी। मैं उठकर उसके पास गई। उसके करीबी बैठकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राम प्यारी। मेरी तरफ बिना देखे उसने जवाब दिया। और तुम जा कहाँ रही हो? इलाहाबाद। फिर वही संक्षिप्त सा उत्तर मिला। इलाहाबाद? इलाहाबाद में किसके पास जाओगी? मैंने फिर पूछा। और इस बार सिर उठाकर मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, अपने ब्याहा के पास जा इतलाग है। कितने आश्वासन और विश्वास के साथ उसने कहा, ब्याहा के पास। तो इसकी शादी भी हो चुकी है? इतनी कम उम्र और बिल्कुल अकेली? फिर मैंने पूछा,
तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मरी गए, उसी विकार रहित स्वर में उत्तर मिला। मरे कितने दिन हुए? और भी तुम्हारा कोई है? ढेर दिन भा अस्पताल माँ बीमार रहें और वहीं मर गईन। हमार ब्याह इलाहाबाद माँ है। और यह कटोरी थाली गिलास कहाँ से लाई हो? अपने घर से लाइन है। ब्याह के यहाँ जाइत लाग है, उन्हीं के घरे ले जाबे। आहा, मैंने सोचा ये बेचारी बच्ची जिसके माँ बाप के मरने पर बियाहा ने एक बार खोज खबर तक ना ली, उसी बियाहे को स्वयं पैतृक संपत्ति लेकर खोजने निकली है। कितने आश्वासन और विश्वास के साथ जा रही है। मैंने फिर पूछा, इलाहाबाद में तुम्हारा बियाहा कहाँ रहता है? उसने फिर वही सादा सा उत्तर दिया, वहीं इलाहाबाद में राहत है। अब और मैं क्या पूछती, वो तो इलाहाबाद को भी अपने गांव सरीखा समझती थी, जहाँ इन्हें गिने 10-5 घर होंगे और तुरंत ही नहीं तो घंटे आध घंटे में ब्याहे का घर खोज लेगी। मैंने फिर पूछा, इसके पहले भी कभी ब्याहे के घर गई थी? उसने आश्चर्य मिश्रित कातरता के साथ मेरी ओर देखा, फिर बोली, चलाओ भये बिना बियाह के घर को नहीं जात तो हम कैसन क्या जाइत? अब इसके आगे प्रश्न करना अत्याचार होता। इस अदम्य और अटल विश्वास पर आघात करने का मुझे साहस ना हुआ। गाड़ी उसी तेजी के साथ चली जा रही थी। ठंडी हवा तीर की तरह भीतर आकर शरीर को कंपाने लगी। मैंने अपनी लंबी बाह का ब्लाउज निकालकर पहना और शॉल ओढ़ ली, और उसी समय मेरी दृष्टि उस राम प्यारी पर पड़ी जो कमर तक का छोटा सा कपड़ा पहने खुली बैठी थी, पत्थर की प्रतिमा की तरह, जिसे सर्दी गर्मी सब समान थे। मैंने सोचा, क्या इसे सर्दी न लग रही होगी? मेरी बच्ची साथ होती तो उसका कोई कपड़ा इसे पहनने को दे देती। अब इसे दूं भी तो क्या दूं? मेरे शरीर पर ब्लाउज और शॉल मुझे काटने से लगे। मैं केवल 2 दिनों के लिए जा रही थी, इसलिए कपड़े भी इने गिने थे। अंत में बहुत सोच विचार के बाद मैंने तय किया कि बिछाने की चादर के बिना मेरा काम चल सकता है, और उसे निकालकर मैंने उस बच्ची को अच्छी तरह से उड़ा दिया। वो कुछ बोली नहीं, विस्मय के साथ मेरी ओर देखती भर रही। शाम बढ़ चुकी थी, कुछ भूख सी मालूम होने लगी। अब खाना भी हम दोनों ने एक साथ खाया। मैंने एक अपूर्व संतोष का अनुभव किया, ऐसा संतोष जिसमें एक आभार छिपा था। इस लड़की ने मेरे मातृत्व को क्रियाशील होने का अवसर दिया। खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए लेट जाने की आदत है, और मैं लेट गई, कुछ उन्नीदी सी। इतने में गाड़ी फिर रुकी। ये मानिकपुर था। चित्रकूट दर्शन करके लौटने वाली स्त्रियों का एक झुंड एक साथ ही डिब्बे में भर गया। मैंने पैर समेटकर 2 स्त्रियों को बैठने की जगह पैताने पर कर दी, पर उठी नहीं, लेटी रही। पहले तो वो आपस में ही बातचीत करती रहीं, फिर उनका ध्यान उस लड़की की ओर गया और पूछताछ शुरू हो गई। मेरे पास बैठने वाली ने मुझसे पूछा, क्यों बहन जी, ये बच्ची आपके साथ जा रही है? और मैं नहीं कह के फिर सो गई। अब सीधे प्रश्न उसी से होने लगे। क्या पूछा गया मैं सब तो नहीं सुन सकी, पर राम प्यारी को ये कहते सुना, इलाहाबाद अपने ब्याहा के पास जाइत लाग है। और फिर उन स्त्रियों की हंसी सुनी। मुझे फिर नींद आ चली थी, मैं सो गई। थोड़ी देर बाद बहुत शोरगुल सुनकर मैं उठ बैठी। देखा तो सामने ही पटिए पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इलाहाबाद जंक्शन। सजग होकर मैंने उस कोने को देखा जहाँ राम प्यारी बैठी थी, पर वो वहाँ नहीं थी। मेरी चादर समेटकर मेरे पैताने रखकर राम प्यारी अपने ब्याहे को ढूंढने चली गई। सामने प्लेटफॉर्म पर जहाँ चित्रकूट के दर्शन का पुण्य लाभ करके लौटने वाली स्त्रियों का समूह खड़ा था, जिनसे बिना टिकट के यात्रा करने के कारण टिकट जांचने वाली महिला डबल किराए के लिए उलझ रही थी, मैंने देखा राम प्यारी कटोरी, गिलास और थाली को आरती की मुद्रा में पकड़े खड़ी है। उन स्त्रियों के साथ वो भी रोक ली गई थी। उन स्त्रियों के ये कहने पर कि वो लड़की उनके साथ नहीं है, टिकट जांचने वाली महिला ने राम प्यारी से पूछा, छोकरी तू कहाँ जाएगी, कहाँ से आई है? और राम प्यारी का उत्तर था, घर ते आइत लाग है, अपने ब्याहा के घर जाब। और वो आगे बढ़ गई। मैं देखती रह गई। जंक्शन का कोलाहल उसी प्रकार हो रहा था, पर मेरे कानों में राम प्यारी का स्वर ब्याहा के घर ही गूंज रहा था। क्या वो राम प्यारी का ही स्वर था? वो छोटी सी बच्ची क्या जाने ब्याहे को?
ऐसा लगा कि युग युग से कोई अज्ञात वाणी, जिसे सीता और सावित्री कहते हैं, उस बच्ची के कंठ में प्रतिध्वनित हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं सांसारिक बंधनों से और अभी तो आजमगढ़ के कवि सम्मेलन से न बंधी होती तो रामप्यारी के पीछे पीछे जाती, देखती वो अपने ब्याह को कैसे खोजती है। आह, ये अन्वेषण कितना सुंदर होता। पर अब तो रह रहकर एक ही प्रश्न उठ रहा था, जो अभी भी अनुत्तरित ही है, उसका ब्याह उसे मिला भी या नहीं। अभी आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई कहानी ब्याह।